आइए, नहीं नहीं नहीं, किसी और दिन, किसी और दिन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या बेटा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। क्या क्या क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओ हो, धंधे वाले व्यापारी चौक जाए। कौन से पेपर में? अच्छा 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 अच्छा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सुन लो। हाँ बेटा, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का ये। ठीक है। अरे अरे, चलो चलो, इतना देख रहे ही नहीं आगे तक, अपन को टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे चलेंगे अपन। ठीक है। तो पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जितने भी धंधे वाले हैं, जितने भी व्यापारी हैं, ओ हो, सुनो सुनो सुनो, जितने भी धंधे वाले हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वो टैक्स कैसे भरेंगे, ये अपन को यहां पे समझना है कि उन पे टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे आएगी आपके बिजनेस की टैक्स की। देखो, पहले अपन ने क्या पढ़ा? हाउस प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, मतलब घर है आपका, घर बेचते नहीं हो भाई, हाउस प्रॉपर्टी में घर में आपको रेंट से इनकम आती है। कैसे इनकम आती है? रेंट से। तो अगर आपके पास क्या आती है? रेंटल इनकम आती है, तो आपको क्या लगेगा बच्चों? अगर आपको रेंटल इनकम आती है तो आपको क्या लगेगा, मुझे बताओ? हाउस प्रॉपर्टी पे। अगर आप सैलरी कमाते हो, जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, तो कहां पे लगेगा? सैलरी पे। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या है तुम्हारा? अगर तुम प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हो तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन। और धंधा वगैरह करते हो तो क्या लगेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता होगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन। पीजीपीपी और कैपिटल गेन दोनों, वैसे लॉन्ग, वैसे देखा जाए तो पीजीपीपी एक बहुत बड़ा, मतलब कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी किसमें होती होगी? पीजीपीपी में। कि सबसे ज्यादा धांधलेबाजी, पैसा टैक्स को कम करने की, पंचायत करने की, चोरी करने की कोशिश भी कौन करते होंगे? पीजीपी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरी में कोई इतना स्कोप नहीं है कुछ करने का, ठीक है, टैक्स प्लानिंग का कुछ ज्यादा स्कोप नहीं रहता। कैपिटल गेन में रहता है थोड़ा बहुत, तो उसमें एग्जेम्पशंस वगैरह हमने सारी पढ़ ली। मेन पीजीपीपी, दो मेन हेड्स होते हैं, पीजीपीपी और कैपिटल गेन्स। मैंने आपको कैपिटल गेन्स पढ़ा दिया, इसके बाद पीजी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे सैलरी और फिर अदर सोर्सेस। आज आपकी क्या तारीख है? 4 मार्च को। अपन इसको तारीख लिख के रखते हैं कि 4 मार्च को अपन इसको चालू कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हम इसमें भगाएंगे भी, क्योंकि अपन को थोड़ा सा टाइम से कंप्लीट करना है। मेन मेन चीजों को अपन इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है क्या? कॉन्सेप्ट में अपन कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ते समय एक बात याद रखना कि आप अपने आप को बिजनेसमैन बन के सोचेंगे। पूरे चैप्टर में आप क्या है? एक बिजनेसमैन है और आप बिजनेस कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आप कैपिटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बन के नहीं सोचेंगे, आपको सोचना है कि बिजनेसमैन को कैसे कैसे टैक्स भरना है। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन बन के सोचेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। हाँ, यानी इसमें जो सेक्शंस है, ठीक है क्या? इसमें जो सेक्शंस हैं वो कैसे हैं? चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या होता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। अब यहां पे समझना कि थोड़ा सा मैं तुमको फंडामेंटल बेसिक बताता हूं इसमें क्या होता है। तुमने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़ा है थोड़ा बहुत भी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये पता है? अरे हाँ ना बोलो यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहां पे क्या आती है? इनकम। यहां पे क्या आते हैं? एक्सपेंस। और यहां पे क्या आता है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहां पे क्या जाता है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब ये जो इनकम, एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट आता है, यही सोच तुमको पीजीबीपी में लेके चलनी है कि एक साइड इनकम, एक साइड एक्सपेंस, एक साइड प्रॉफिट। अब सुनना ध्यान से, यहां पे क्या होगा? यहां पे सेक्शन 28 और 41, दो सेक्शंस आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी पीजीबीपी में और कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी पीजीबीपी में। आई रिपीट, क्या? कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी, कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम नहीं मानी। जो भी इनकम मानी जाएगी तो उसको हम इनकम में डाल देंगे, नहीं मानी जाएगी तो हटा देंगे। यहां तक क्लैरिटी है सबको? हाँ या ना बोलो। अच्छा, दूसरा क्या है? एक्सपेंस। कौन से सेक्शन? सेक्शन 30 टू 37। सेक्शन 30 टू 37 आपको क्या बताएगा? सेक्शन 30 टू 37 आपको बताएगा कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ होंगे और कौन कौन से खर्चे आपको डिस अलाउ होंगे। अलाउ और डिस अलाउ समझ गए क्या? कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे मतलब कौन कौन से खर्चे आपको माइनस करने मिलेंगे और कौन कौन से खर्चे आपको माइनस करने नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर आपके पास अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट है, आपके पास अगर आपके पास क्या है? आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है,
तो क्या करोगे, मान के चलो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मुंडू डिडक्ट स्टेट बैठना, आपके पास क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है आपके पास। अगर आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो जो खर्चे अलाउ होने हैं वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। जो खर्चे डिस अलाउ होने हैं उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। मैं तुमको थोड़ा सा कुछ ऐसे बताता हूं। दो अप्रोचेस हो सकती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक हो सकती है इनडायरेक्ट। हम दोनों पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। डायरेक्ट क्या होगी, सीधे सीधे जो इनकम अलाउड है उनको क्रेडिट कर दो, जो इनकम अलाउड है उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जो एक्सपेंस अलाउड है उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो। जो एक्सपेंस अलाउड है उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो। जो इनकम और एक्सपेंसेस, अभी डायरेक्ट मेथड को नीचे लिखता हूं, जो इनकम और एक्सपेंसेस क्या है बेटा, डिस अलाउड है, उनको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो मतलब कि ना इनकम में क्रेडिट करो और ना एक्सपेंस में डेबिट करो। आपका क्या आ जाएगा, पीजीबीपी। ये तो एकदम साधारण सी बात है, कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ। क्या बोला, जो इनकम अलाउड है उनको क्रेडिट कर दो, जो एक्सपेंस अलाउड है उनको क्रेडिट कर दो और प्रॉपर पीजीबीपी ले लो। यहां तक कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। पक्का। अब मैं बोलता हूं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, देखो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है, आपके पास क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट है मतलब ऑल इनकम्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, ऑल इनकम्स ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है और ऑल एक्सपेंसेस ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं। तब जाके तुम्हारे पास क्या आया है, प्रॉफिट। यहां तक कितनों को क्लैरिटी याद उठाओ। सारी इनकम क्रेडिट हो चुकी है, सारे खर्चे डेबिट हो चुके हैं और प्रॉफिट आपके हाथ में। यहां तक मेरे साथ हो। अब वो बोल रहा है कुछ खर्चों को डिस अलाउ करो, कुछ खर्चों को क्या करो, डिस अलाउ करो। मतलब यहां पे क्या क्या माइनस हो चुका है, अलाउड भी माइनस हो चुका है और डिस अलाउड भी माइनस हो चुका है। यहाँ क्या क्या प्लस हो चुका है, अलाउड भी प्लस हो चुका है और डिस अलाउड भी प्लस। यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे पीजीबीपी की इनकम निकालनी है, तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लिया। क्या ले लिया, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब जो एक्सपेंसेस अलाउड है वो तो माइनस हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्या एक्सपेंस, क्या ऐड करूंगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्यों ऐड किया, क्योंकि डिसअलाउड एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, डिसअलाउड एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं जो कि माइनस नहीं होने थे, जो कि माइनस नहीं होने थे। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, ऐड। डिसअलाउड एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, ऐड। कितनों को यहां तक समझ में, हाथ उठाओ। उसी हिसाब से क्या कर दिया, लेस किसको कर दिया बताओ, लेस किसको कर दूंगा बताओ, डिसअलाउड इनकम को। इनकम डिसअलाउड को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स की इनकम आ जाएगी। कुल मिला के अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो जो खर्चे डिसअलाउड है, जो खर्चे डिसअलाउड है वो माइनस हो चुके हैं, वो माइनस हो चुके हैं, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। कितनों को समझ में आया। जो इनकम ऐड हो चुकी है, जो इनकम ऐड हो चुकी है उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ऐड करोगे एक्सपेंसेस डिसअलाउड, माइनस करोगे इनकम डिसअलाउड, आपका पीजीपीपी आ जाएगा। ये होता है तुम्हारा बेसिक बेसिक सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आ रही है। अगर डायरेक्ट चल रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट चल रहे हैं तो क्या करेंगे, अलाउड इनकम को प्लस, अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस, और क्या है, डिसअलाउड वाले को क्या कर देंगे, इग्नोर। डिसअलाउड वाले को क्या कर देंगे, इग्नोर। क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है, लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट है, तो सीधे प्रॉफिट उठाएंगे। क्या उठाएंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड, उनको अलग किया, और डिसअलाउड इनकम को माइनस, इसलिए उनको माइनस किया। तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे अलाउड है और कौन से खर्चे डिसअलाउड है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे अलाउड है और कौन से खर्चे डिसअलाउड है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है। द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। क्या बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर हो या उससे रिलेटेड हो, वो सब क्या कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी।
चलो यहां तक हो गया, फटाफट बोलो, यहां तक हो गया। अब देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस presupposes carrying on any activity for profit. The definition term business given in the act does not make it essential for any taxpayer to carry on his activity considering business for a consideration length of time. ऐसा कुछ नहीं कि कितने समय तक चल रहा था, अगर प्रीवियस ईयर में भी कोई आपने बिजनेस किया है सिर्फ, तो वो प्रीवियस ईयर की इनकम में क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। The definition of business is given in section 213, being inclusive definition and not being exhaustive, is wide enough to cover every case of transaction एंटर इनटू आइडिया विद अर्निंग ऑफ इनकम। कोई भी आपने आइडिया किया है, कोई भी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर किया विद द आइडिया ऑफ अर्निंग इनकम, तो क्या माना जाएगा उसको, आपका बिजनेस और प्रोफेशन माना जाएगा। ये अच्छा एग्जांपल दिया, एक बार देखना। इफ अ पर्सन परचेज अ पीस ऑफ लैंड, gets it surveyed, lays down a scheme of development, divides into number of building plots and sells one of the plots from time to time। मतलब कि उसने एक जमीन ली, उसके अंदर प्लॉटिंग करी है ना, ज्यादा अलग अलग प्लॉट्स बांटे, या तो बिल्डिंग या तो प्लॉट उसने क्या कर दिए, बेच दिए। ही वुड बी चार्जेबल टू टैक्स नॉट ओनली ऑन द नोशनल प्रॉफिट मेड ऑन इंडिविजुअल सेल ऑफ प्लॉट्स, जो इंडिविजुअल सेल ऑफ प्लॉट्स है उससे तो उसने जो प्रॉफिट कमाया वो तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, बट ऑल्सो ऑन सरप्लस इफ एनी रिमेनिंग आफ्टर द सेल ऑफ ऑल प्लॉट्स एंड आफ्टर वेंचर हैड कम टू एन एंड। मतलब सारे प्लॉट्स बेचने के बाद जो प्रॉफिट बचा, एक इंडिविजुअल प्लॉट से तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ, उसके अलावा भी जो प्रॉफिट हुआ उससे बाकी सारे खर्चे आपने क्या कर दिए, माइनस। मतलब एक हो गई प्लॉट को बेचने की इनकम, एक हो गई प्लॉट को बेचने की इनकम, और एक हो गई पूरी सोसाइटी को डेवलप करके पूरा कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की इनकम। तो वो जो इनकम होगी वो भी क्या हो जाएगी, पीजीपीपी की इनकम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अभी अपन चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी क्या क्या पीजीपीपी में आता है, क्या क्या नहीं आता है। ये एग्जाम में आने की चांसेस नहीं है, जो भी अपन ओवरव्यू पढ़ रहे हैं ना, नहीं, मेन यहाँ से ही शुरू होता है चार्ज, बस मैं ऐसे ही रीड करा रहा हूँ। द टर्म प्रोफेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 236 ऑफ द एक्ट टू इंक्लूड एनी वोकेशन। In the case of profession, the definition given in the act is very much inadequate since it does not clearly specify what activities constitute profession and what activities do not. Basically, profession आपको आम भाषा में पता होना चाहिए। क्या होता है profession? Teaching, job is not a profession. जॉब तो सैलरी हो जाएगी। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, लॉयर इज अ प्रोफेशन, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, सीए इज अ प्रोफेशन, सीएस इज अ प्रोफेशन। जहां पे आप अपना क्लिनिक चला रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिस चला रहे हो, जिसको आप बिजनेस नहीं बोल के आप क्या बोलते हो, प्रोफेशन। आप सर्विस दे रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आप वहां पे जॉब नहीं कर रहे हो, आप कमाते बिजनेस की इनकम हो। क्या बात समझ में? जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं, दिस इज आवर प्रोफेशन। क्या बात समझ में आ रही है? टीचिंग इज आवर प्रोफेशन, लेकिन इससे जो इनकम आएगी वो कहां जाएगी, पीजीपीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो? जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठ के फीस कमा रहा है वो उसका क्या है, प्रोफेशन। लॉयर जो अपने मतलब फर्म में बैठ के पैसे कमा रहा है वो भी क्या है, उसका प्रोफेशन। सीएस जो जॉब कर रहे हैं वो सैलरी में जाएंगे, पर जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस खोली है वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। क्लैरिटी है या नहीं है, फटाफट बोलो। हाँ, बिजनेस इज ट्रेड, मैन्युफैक्चर। क्या बात समझ में आ रही है? एंड प्रोफेशन इज काइंड ऑफ सर्विस। बिजनेस इज काइंड, प्रोफेशन इज काइंड ऑफ सर्विस। क्या बात समझ में आ रही? टीचिंग सर्विस, और क्या कहते हैं, आप अपनी डिग्री होल्डिंग के कारण या आप अपने किसी नॉलेज के कारण अगर कोई फर्म चला रहे हैं तो वो प्रोफेशन के अंदर जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो किसके अंदर जाता है, बिजनेस के अंदर आ जाता है क्लैरिटी सबको? तुमको बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको सेंस के लिए पता होना चाहिए। हाँ या नहीं बोलो, याद है कितनों को समझ में आ रहा? आगे बढ़े आगे बढ़े, आओ 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 आओ, बधाई हो बधाई हो। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, चार्जिंग सेक्शन। ये जननी सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, मदर सेक्शन है, जननी सेक्शन है। मतलब यहां से इनकम फ्रॉम पीजीपीपी को क्या मिला है बेटा, जन्म मिला है। क्या मिला है, जन्म। यही वो सेक्शन है जिसके कारण बाकी के सारे पन्ने लिखे गए आपके पीजीपीपी के। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी ने बताया है कि कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स नहीं लगेगा, कैसे टैक्स लगेगा और कैसे टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं अपन पीजीपीपी। उसको क्या बोलते हैं अपन, पीजीपीपी। हाँ या ना, फटाफट बोलो। इसको ना एक काम करते हैं, पहले मैं रफ रफ तुमको बता देता हूं तो तुमको थोड़ी सी पढ़ने में मजा भी आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या है, फॉलोइंग इनकम, फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपीपी। ये सारी इनकमें हैं जो क्या रहेंगी, पीजीपीपी में चार्जेबल होंगी। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, क्योंकि बुक में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अपन एक एक करके उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बेसिक प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, उससे आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ तो क्या मिल जाएगा आपको, पीजीपीपी। अब सुनना ध्यान से, सरकार चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो, क्या करो क्या करो क्या करो, एक्सपोर्ट करो। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। क्या मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ड्रॉबैक? आपने कोई भी ड्यूटी भरी है तो वो आपको वापस मिल जाती है, वो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, क्या बात समझ में, ड्यूटी ड्रॉबैक आप वापस ले सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको एक्सपोर्ट के तहत, अगर आपको एक्सपोर्ट के तहत कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है तो वो भी कहां पे जाता है, पीजीपीपी में। कहां पे जाता है, पीजीपीपी में। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस एक चीज होती है, ठीक है, उसके दम पे अगर आप कुछ कमाते हो, आपके पास इंपोर्ट करने का इंटाइटलमेंट है, उसका लाइसेंस है, उसके जरिए आप कुछ पैसा कमाते हो, तो वो भी आपको काय में जाता है, पीजीपीपी में। काय में जाता है, पीजीपीपी में। क्या बात समझ में आ रही है? एक सेकंड और रुकना, बस 2 मिनट देना मेरे को, एक चीज चेक करनी है। ठीक है, चलो एक बेसिक आइडिया सारे बता दें, यहां तक समझ में आया सबको, है ना? बोलो। अब एक चीज समझो, अगर मान के चलो, ओए ओए ओए, यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, अगर मान के चलो मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, मैं क्या हूं, एक फर्म में पार्टनर, और मैं एक फर्म में पार्टनर हूं और मुझे क्या मिल रही है, सैलरी। मुझे क्या मिल रही है, सैलरी। सैलरी एज ए पार्टनर। तो बताओ ये मेरे कहां पे जाएगी, पीजीपीपी में कि मेरी सैलरी हेड में? पीजीपीपी या सैलरी हेड में? क्या मेरे को एज एन एम्प्लॉय सैलरी मिल रही है? नहीं। आप सैलरी पढ़ोगे, मैंने भी आपको सैलरी पढ़ाया नहीं, इसके बाद सैलरी पढ़ेंगे, बोलेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी होता है। क्या यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नहीं। मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो ये आपको क्या हो जाएगी, पीजीपीपी में जाएगी। किस में जाएगी, पीजीपीपी में। अभी आगे पढ़ेंगे कि कितना अलाउ होता है, ठीक है क्या? अब ये होता कैसे, समझना ध्यान से। मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं, फर्म। ये मेरा पार्टनर है, मैं फर्म हूं, फर्म में तुम दोनों क्या हो, पार्टनर। मैं फर्म हूं, तुम दोनों क्या हो, पार्टनर। तुम दोनों को क्या दी है, सैलरी। तुम दोनों क्या दी है, सैलरी। तो जितनी सैलरी तुम लोग को अलाउ करी है, जितनी सैलरी तुम लोग को अलाउ करी है, मतलब मेरे को जितनी सैलरी माइनस करना अलाउ है, मैंने तुमको 1 लाख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने बोला, मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मैं फर्म हूँ, मैं अपने पार्टनर को क्या देता हूँ, सैलरी देता हूँ, मुझे खर्चा माइनस करने दो, मुझे खर्चा माइनस करने। तो जितना मुझे खर्चा माइनस करने मिलेगा, जितना खर्चा मुझे माइनस करने मिलेगा, खर्चा माइनस करने मिल रहा है मतलब इनकम कम हो रही है। अरे बोलो यार, इनकम कम हो रही है, गेन कम आ रहा है, टैक्स कम लग रहा है। बहुत सीधी सी बात है, हमेशा अलाउ करने मतलब यही समझ लेना। तो मैं को अगर कोई खर्चा, जितना तुमको सैलरी मुझे अलाउ करने मिल रही है, उतना ही तुम्हारे हाथों में क्या हो जाएगा, गेन के नाम पे टैक्स लग जाएगा। किस नाम से, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितनों को बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? एक बार फिर से बोलता हूँ। हाँ भाई आदर, हाँ भाई, क्या नाम है तेरा, श्यांश, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ये नॉर्मली भी होता है, ये नॉर्मली भी होता है, ठीक है क्या? ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, ठीक है, तुम मेरे यहाँ इम्प्लॉय हो, अभी तुम मेरे यहाँ क्या हो, इम्प्लॉय हो, और मैंने तुमको क्या दी है, सैलरी। हाँ भैया काम हो गया इस महीने का, ठीक है, कितनी सैलरी बनती है तुम्हारी, कितनी बनती, बताओ बताओ कितनी बनती है, 10 लाख रुपए दिन का। जाओ नहा के आओ, एक चक्कर, एक चक्कर नहा के आओ, उसके बाद बताओ, ये लो बेटा, ये ठीक है, ये लो, ये लो बेटा तुम्हारी सैलरी। अभी रुक रहा हो, क्या मुझे ये एक्सपेंस में अलाउ करने मिलेगी? क्या ये मेरे को एक्सप्रेस में अलाउ करने मिलेगी? एम्प्लॉय है कि पार्टनर है? अबे एम्प्लॉय है, मैंने बोला क्या है, एम्प्लॉय। पार्टनर से ऐसे बोलूंगा आज का काम हो गया, इसलिए तो बोला ताकि पता चले क्या है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय है, सैलरी दिली, मुझे अलाउ करने मिलेगी। इसके पास कहा जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसके पास कहा जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। मेरे लिए खर्चा, इसके लिए कमाई, मैंने पीजीपी में एक्सपेंस किया, इसके लिए कहा जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बोलो। ठीक है, बैठ जाओ, पैसे वापस करो, तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। मैडम आप कौन है, पार्टनर। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ आज का काम हो गया? नहीं। जे आके हमको बोल रही क्यों रे, हमारी सैलरी दो इस महीने की। क्या बात सच में, हम पार्टनर, हम अपनी सैलरी निकाल रहे हैं। मैंने कहा जी मैडम, ये लीजिए आपकी सैलरी, ये लीजिए 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 लीजिए, मैडम को सैलरी दीजिए। अब मैंने मैडम को सैलरी दी है, ये मेरी एम्प्लॉय है कि पार्टनर है?
मैं फर्म हूं, ये फर्म में क्या है, पार्टनर है। मुझे यहाँ पे कुछ एक्सपेंस अलाउ मिलेगा, हाँ मिलेगा, मुझे कुछ एक्सपेंस अलाउ मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रही? अतः जितना एक्सपेंस मिला ये तुम्हारे पास कितने हाथ में टैक्सेबल होगा, पीजीपीपी। कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीपी में। इसको जो सैलरी मिली एज एन एम्प्लॉय काय में टैक्सेबल हुई, सैलरी में। और इसको जो सैलरी मिली एज ए पार्टनर, एज ए पार्टनर, वो इसके हेड में कहां पे टैक्सेबल हुई, पीजीबीपी में। कितनों को समझ में आई बात, पूरे से हाथ उठाओ। एक बात और, जो मैंने सैलरी दी है, अच्छा एम्प्लॉय को सैलरी देने में कोई लिमिट नहीं है, एम्प्लॉय को सैलरी देने में कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहूं उतनी सैलरी दे सकता हूं। लेकिन पार्टनर को सैलरी देने में लिमिट है, देने में लिमिट नहीं है, दे तुम कितनी भी सकते हो, लेकिन तुमको अलाउ एक लेवल तक ही होगी। नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, सैलरी के नाम पे पूरा पैसा निकाल के जाते जाओगे, इनकम कब दिखाओगे, टैक्स जीरो कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो एक लिमिट तक ही सैलरी क्या होगी, अलाउ होगी। किसको, पार्टनर को। किसको, पार्टनर को। जबकि एम्प्लॉय को क्या है, कितनी भी अलाउड है। कितनों को समझ में आई बात? पैसे वापस दे दो, बैठ जाओ, आगे काम आएंगे मेरे को। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक बात मैंने आपको पढ़ा दी। काम करते ना, रीड करते चलते थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव। प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द इंपोर्ट्स ऑर्डर, कैश कंपेंसेटरी असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। इंपोर्ट एंटाइटलमेंट या तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक के कारण आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो सब कहाँ जाता है, पीजीबीपी में जाता है। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अंदर दोनों चीजें आ गई, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का लाइसेंस और दूसरा क्या हो गया, एक्सपोर्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या कर रहे हैं इन लोग, क्या है आज शहर में, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता है अपने शहर में। अच्छा याद आ गया, चलो। ओए ओए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव समझ में आ गया सबको? ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, अगर मुझे अपने बिजनेस या प्रोफेशन के कारण कोई क्या मिलता है, परक्विजिट मिलता है। कोई बिजनेस या प्रोफेशन के कारण क्या मिलता है, कोई एक्स्ट्रा परक्विजिट मिलता है, तो वो भी मेरे कहां पे जाएगा, पीजीपीपी में। जैसे मैं अगर डॉक्टर हूं या मैं लॉयर हूं या मैं चार्टर्ड हूं, सीएस हूं, टीचर हूं, कुछ भी हूं, मैं अपना प्रोफेशन चला रहा हूं, मैंने आपको सर्विस दी, या मैं जैसे कई बार क्या होता है कि मैं किसी एक, मैं मेरे अपनी फर्म है, मेरी अपनी एक फर्म है, कई की लॉयर की फर्म है, कई की फर्म है लॉयर की, मैं किसी एक बड़ी कंपनी के सारे केसेस मेरे पास आते हैं, बात समझ में आ रही? तो मैं उनका, वो मेरे रेगुलर क्लाइंट हो गए, वो मुझे पैसे देते हैं। उनने मैंने बोल, मैं आया, मैंने कहा यार मैं ना यहाँ इस शहर में नया नया आया हूँ, मुझे ना घर चाहिए। उन्होंने बोला अरे सर आप इतने बड़े लॉयर, हमारा पूरे केसेस संभालते हैं, ये लीजिए सर आप एक घर लीजिए, आप इसमें रहिए। मैं उनके जॉब नहीं करता, मैं उनके जॉब नहीं करता, मेरा अपना क्या है, प्रोफेशन है, मैं सर्विस देता हूं और मैं उनसे पीस बाय पीस चार्ज करता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? और उन्होंने मुझे क्या कर दे रखा है, एक घर दे रखा है रहने के लिए। बताओ, ऐसे ही दिया है कि क्योंकि मेरे प्रोफेशनल सर्विसेज वो लेते हैं इस कारण से दिया है? ऐसे चलते फिरते सारे लॉयरों को देंगे क्या? नहीं, उन्होंने मेरे को क्यों दिया, क्योंकि मैं उनको क्या देता हूँ, प्रोफेशनल सर्विस। तो ये मेरी इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर मुझे कोई मिलता है तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, पीजीपीपी में जाएगी। या मेरे बिजनेस के कारण कोई भी चीज, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड मुझे कोई भी इनकम आती है, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, तो वो कहाँ चले जाएगा, पीजीपीपी में चला जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा कि हमको कोई भी ट्रेड वगैरह से बिजनेस होता है, आगे हम पढ़ेंगे वैसे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर हमको मिलता है तो तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इन कैश और इन काइंड, और पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड, कैसे भी मिले, फ्रॉम बिजनेस और फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ एनी प्रोफेशन, तो आपको कहां जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सिक्योर्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम एन कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, इन कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। मैंने किसी कार डीलर का केस लड़ा और बदले में क्या बोला, एक काम करना, पैसे नहीं चाहिए, कार भेज दो। क्या बात सर, उनने कार हमको, क्या ये लॉयर्स में इन सब में चलता है, बहुत ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं। अब मुझे कार मिला तो क्या ये कार मिली, क्या मेरे को फ्री मिलेगी, मेरे को बिजनेस प्रोफेशन के कारण मिली है, प्रोफेशन के कारण कहां जाएगी, पीजीबीबी में। कहां जाएगी, पीजीबी। यहां तक कितनों को समझ में आया? नहीं नहीं, जॉब वालों को नहीं आएंगे, जॉब वाले को जो परक्विजिट्स मिलते हैं वो सब कहां जाएंगे, सैलरी में। आपको बस मेन चीज पकड़नी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कि बिजनेस प्रोफेशन है। अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो कहां जाएगा, पीजीबीबी में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो कहां जाएगा, पीजी, सॉरी हाँ सैलरी में। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो कहां जाएगा, सैलरी। अरे हो कि नहीं, ए तू किसको फोन लगा रहा बार बार है? दो बार हो गया तेरा, पिटेगा तू अब। ठीक है, अगला क्या है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और रेमुनेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड
due to or received by partner of a firm from such firm to the extent not been allowed to the deducted under section to the firm not been allowed to be डिडक्टेड अंडर द सेक्शन 40B। मतलब बोलने क्या मतलब अगर कोई भी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन मिलती है एज ए पार्टनर मिलती है तो वो कहां चली जाती है तुम्हारी पीजीपीपी में। कहां चली जाती है तुम्हारी पीजी। अ फर्म पेज इंटरेस्ट टू अ पार्टनर 18% सिंपल इंटरेस्ट। द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। excess 6% will be disallowed in the hands of the firm। Since the excess interest has been suffered tax in the hands of the firm, the same will be not in the hands of the partner। The interest taxable in the hands of the partner will only be 12%। ये मैंने आपको बता दिया था। जितना फर्म को अलाउ हुआ है उतना तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएगा पीजीपीपी की इनकम। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल। इनने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मैंने अपने पार्टनर को 18% इंटरेस्ट दिया है, फर्म को अलाउ कितना हुआ है 12%। फर्म को अलाउ कितना हुआ है 12%। तुमको मिला 18% है लेकिन तुम्हारे हाथ में भी टैक्स कितना लगेगा 12%, क्योंकि मेरे को अलाउ कितना हुआ 12%। बाकी 6% में किसने टैक्स भर दिया है फर्म ने। अब फर्म से भी लोगे पार्टनर से भी लोगे तो डबल टैक्सेशन है। गलत ना इंसाफी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो यार। तो जितना अलाउ फर्म को हुआ है उतना तुम्हारे हाथ में क्या हो जाएगा पीजीबीपी इनकम की टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। एज ए पार्टनर को अगर पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट बोनस कमीशन तुम नाम कुछ भी दे दो मिल तो किसको रहा है पार्टनर को मिल रहा है। किस हैसियत से मिल रहा है पार्टनर की हैसियत से मिल रहा है तो काय में जाएगा पीजीबी में। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी दे रहे हो तो वो सब कहां जाएगा सैलरी में। आपको फील पकड़ना है कि क्यों दे रहे हो। सैलरी की जगह वो नाम बदल देंगे हमने बोनस लिया है, बोनस ये नाम बदल देंगे हमने कमीशन दिया है, अल्टीमेटली पार्टनर को दिया ना तो उसके हाथ में काय में जाएगा पीजीपीपी में। उनके हाथ में काय में जाएगा पीजीपी। कितनों को समझ में आई बात? पक्का हो मेरे साथ? चलिए। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ नॉट कैरिंग एनी एक्टिविटी। चलो अब क्या है मान के चलो क्या हुआ। हमने 9-10 पढ़ाना शुरू किया। क्या शुरू किया 9-10 पढ़ाना। हमने 9-10 पढ़ाना शुरू किया, बच्चे यहाँ पे आना शुरू हुए। क्या समझ में आ रही है? पीछे एक कोचिंग है वहां के सर आए जिनसे हमारे बहुत अच्छे व्यवहार थे। सर ने बोला अरे सारे काम आप ही को करने हैं क्या, 11-12 भी आप पढ़ाओ, पूरा कॉमर्स भी आप पढ़ाओ, CS CUT सब आप पढ़ाओ, 9-10 हम पढ़ाते हैं, हमारे लिए तो कुछ छोड़ दो। हमने कहा ये तो कोई बात हुई क्या, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तुम अपना बिजनेस करो, तुम भी 9-10 पढ़ाओ हम भी 9-10 पढ़ाओ। बोलते अरे कुछ व्यवहार का भी तो रखो, ऐसा थोड़ी होता है आप देखो थोड़ा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं चालू करेंगे 9-10। क्या बात समझ में आ रही है ना? 1 CR दे दो, 9-10 चालू नहीं करेंगे। उनने कहा ठीक है। ऐसे चेक काटा, 1 करोड़ रुपए दिया कंपनसेशन फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन मिलता है, होता है ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर हमको कोई पैसा मिला, अगर हमको कोई ऐसा पैसा मिला किस चीज के लिए, किसके लिए मिला कि कोई बिजनेस को ना करने के लिए, तो ये भी हमारी कौन सी इनकम है पीजीबीपी। लो ये भी मेरी गलती। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो अगर उसमें भी मुझे कुछ पैसा मिला तो वो भी क्या हो जाएगा PGPP। देखो एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ नेट नॉट कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी प्रोफेशन प्रोवाइडेड इट इज नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स। फॉर एग्जांपल नॉन कंपीट फीस, वही मैंने बताया नॉन कंपीट फीस को बोलते हैं जो मुझे मिली है। नॉन कंपीट फी अगर मुझे कोई मिली है, या कई बार बोलते हैं ना कोई नया बंदा आता है बोलते हैं एक काम करो 10 लाख रुपए ले लो, यहाँ नहीं कोई और जाए करो, इस एरिया में बिजनेस मत करना, और सामने वाले ने ले लिया, तो ये नॉन कंपीट फीस जो उसको मिली है ये उसके हेड्स में कहा जाएगी पीजीबी में, प्रोवाइडेड वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल ना हो। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? फिर क्या है? नॉट शोइंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजीज, इट्स नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क। इसके अगर मुझे कोई पैसे मिलते हैं तो क्या मिल जाता है मुझे, वो भी मेरे कहाँ पे जाएगी पीजीपीपी। मेरे पास कोई पेटेंटेड कोई ट्रेडमार्क कोई कॉपीराइट वाली किताब थी, मैंने तो एक पब्लिशर को दी, क्या बात समझ में आ रही है? उससे पैसे लिए और साथ में मेरे से बाकी लोग दूसरे राइट्स मांग रहे थे, मैंने एक्स्ट्रा पैसे लिए कि मैं किसी और को ये राइट्स नहीं दूंगा। तो ये जो पैसे मुझे मिले अपने राइट्स ना शेयर करने के, ये भी मेरे कहाँ पे चले जाएंगे पीजीपी में। बिजनेस से रिलेटेड है, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, इसलिए मुझे पैसा ये सब कहाँ जाएगा पीजीपी में। कितनों को समझ में आ रहा? पक्का? चलो एक काम करो इतने रीड करो, फिर मैं की मॉन इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ाऊंगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चौथे से लेके कहां तक पढ़ लिया अपन ने? 7वां। इतना रीड करो फटाफट।
हाँ, वही मतलब कि मैंने एक्सपोर्ट किया और वो जो इतना ड्यूटी ड्रॉबैक या कैश में कुछ कंपनसेशन मिला। इंपोर्ट लाइसेंस इंटाइटलमेंट में क्या होता है कि मैंने कुछ इंपोर्ट किया और उसको आगे चल के एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। कुल मिला के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए आपको मिल रहे हैं। इंपोर्ट में छूट इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उस गुड्स को क्या करने वाले हो, वर्क करके एक्सपोर्ट करने वाले हो। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरा पीजीपीपी में जाएगा। चलो हो गया क्या, हो गया। अब क्या है तुम्हारा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है, क्या है, क्या है कीमैन, व्हाट इज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, पता है किसी को? लॉ वाले बच्चे हो, तुमको शायद पता हो। अब समझना ध्यान से। अब जैसे रिलायंस है, क्या है, रिलायंस है। अब रिलायंस में माए बाप कौन है रिलायंस के? स, सर मुकेश अंबानी जी, है ना। अब सर लगाना ही पड़ेगा यार, क्या बात समझ में आ रही? शादी देख रहे हो कैसी कर रहा है, बेहतरीन सी एकदम, ओ। हाँ, अभी प्री वेडिंग चल रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या है मतलब। मैं उस दिन वही एक मीम पढ़ रहा था, कहीं धीरू भाई अंबानी की फोटो लगी थी, उसमें बोल रहा था पैसा ऐसा कमाओ कि पोता भी अपनी शादी में सबसे बड़े एक्टर को बुलाए नाचने के लिए। ठीक है, तो ये सब धीरू भाई अंबानी का ही खेल है जो किया हुआ है। ठीक है, तो रिलायंस के माए बाप कौन है अभी के चल के लिए, अपन क्या मान के चल रहे हैं, मुकेश अंबानी। अगर इनको कुछ हो जाए, भगवान ना करे इनको कुछ हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, देश ही हिल जाएगा अपना। तो क्या बात समझ में आ रही है? तो रिलायंस तो हिल ही जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनको लगेगा कि यार ये पूरा पूरे क्या है कि दिक्कत हो जाएगी। तो ये उस कंपनी के क्या है, कीमैन। क्या है, कीमैन। हर इंसान अपना पर्सनल इंश्योरेंस कराता है। यहाँ कंपनी ने क्या कर रखा है, अंबानी जी का इंश्योरेंस करा रखा है, जिसका पैसा कंपनी अपनी जेब से भरती है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर कुछ इनको होता है तो पैसा मिलेगा लमसम, जिससे कंपनी क्या करेगी, थोड़ा बहुत कम बैक करने की कोशिश कर पाए। कि आदमी की जितनी की है उतनी ज्यादा प्रीमियम भरेंगे, उतना ज्यादा क्या मिलेगा, वो क्या कहते हैं, रिटर्न मिलेगा या क्लेम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, खर्चा किसका है मुझे बताओ, फर्म का। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर अंबानी जी ने प्रीमियम भरा क्या, नहीं, किसने भरा, फर्म ने। अच्छा, आखिरी में हो सकता है कि अंबानी जी को भी कुछ पैसा मिले उससे, क्या बात समझ में आ रही? तो वो भी कहाँ जाएगा, पीजीपीपी में। कहाँ जाएगा, पीजीपीपी, क्योंकि बिजनेस के हेड के तहत आपको मिल रहा है। क्या बात आपको समझ में आई? तो वही लिखा हुआ है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यहां तक क्लियर है सबको? दूसरा क्या है, अगर मान के चलो अपन ने वहां कैपिटल गेन में पढ़ा था कि अगर मैं किसी कैपिटल एसेट को क्या करता हूं, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता हूं। याद है क्या, कैपिटल एसेट को क्या करता हूं, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट। तो जिस दिन कन्वर्ट करता हूं स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन कैपिटल गेन को क्या माना जाता था, ट्रांसफर। क्या माना जाता था, ट्रांसफर। लेकिन गेम कब आता था, जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होता था। जब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता था, सेल होता। याद है मैंने बहुत बार बताया था, क्वेश्चन भी कराया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ या नहीं बोलो? अरे कैपिटल गेन में पढ़ा था यार। अब यहाँ ऑपोजिट हो रहा है कि मेरे दुकान में कुछ स्टॉक रखा है, मेरी दुकान में कुछ क्या रखा है, स्टॉक, और उसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, अपना कैपिटल असेट। क्या कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल असेट। फॉर एग्जांपल मेरी ज्वेलरी की दुकान है, कई की दुकान है बेटा, ज्वेलरी की। ठीक है, मेरी वाइफ आई, वो शोरूम में घुसी, बोलती ओहो ये भी अच्छा लग रहा है, 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 दे दो। ले गई, अपने घर में जाके उसने क्या कर दिया, रख लिया। पैसा तो लगा नहीं क्योंकि दुकान अपनी है। क्या बात समझ में आ रही है? मेरी ज्वेलर्स की दुकान है, ये गोल्ड वोल्ड उठा के, गहने उठा के ले गई। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरे को कुछ पैसा मिला, नहीं। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, स्टॉक इन ट्रेड को, किसको, स्टॉक इन ट्रेड को क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, काय में, कैपिटल असेट में। काय में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल असेट में। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा स्टॉक का। क्या का, स्टॉक का। और क्या माना जाएगा, पीजीपीपी की इनकम। क्या मानी जाएगी, पीजीपीपी की इनकम। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, असेट को स्टॉक बनाया, असेट को स्टॉक बनाया। घर का गहना दुकान में ले गए, घर का गहना दुकान में ले गए, तो घर का कैपिटल असेट क्या बन गया है, स्टॉक इन ट्रेड। घर का कैपिटल असेट क्या बन गया है, स्टॉक इन ट्रेड। अब क्योंकि घर का कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड बन गया है, तो हुआ क्या बताओ मुझे, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल गेन। क्या आएगा, कैपिटल गेन। और जब स्टॉक बिकेगा तो क्या हो जाएगा, पीजीबीपी। जब स्टॉक बिकेगा तो क्या हो जाएगा, पीजीबीपी। कितने लोग मेरे साथ हैं? ऑपोजिट करूं, स्टॉक क्या बन गया है, कैपिटल एसेट। स्टॉक क्या बन गया है, कैपिटल एसेट। स्टॉक अगर कैपिटल एसेट बन गया है तो क्या हुआ, जैसी कैपिटल एसेट बना तो क्या हो गया, ट्रांसफर सेल हो गया, क्या आ गया, पीजीबीपी। और जब आपको गहने बेचूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल गेन्स। क्या आएगा, कैपिटल गेन्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले क्या था, पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल गेन को स्टॉक इन ट्रेड। यहां क्या पढ़ रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट। क्लियरिटी है, होनी भी चाहिए।
देख लो, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट डिटरमाइंड एज इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये भी अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एनी सम रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट, अ सम रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज कॉस्ट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। अभी हम पढ़ने वाले हैं 35 एडी, जिसमें कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं स्पेशल एसेट्स, जिनको वैसे क्या होता है, चलो ये थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। क्या पढ़ाना, 3580 ना। मैंने कोई एसेट परचेस किया, क्या परचेस किया, एसेट, काई के लिए, बिजनेस के लिए। पर्सनल एसेट नहीं है, क्या है, बिजनेस एसेट है। तो ये मेरे बिजनेस में बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। 10 लाख का खरीदा, कितने का, 10 लाख का। अभी मैं टैक्स कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे, सीधे अकाउंटिंग से पूछ रहा हूं मैं। ये 10 लाख का एसेट मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखा रहा हूं, सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? अकाउंट्स पूछ रहा हूं मैं बस, बेसिक आपको 11वीं 12वीं के अकाउंट्स, ठीक है। 10 लाख का असेट खरीदा, 10 लाख का असेट खरीदा और पीएनएल में जाके डेबिट कर दिया, मेरे 10 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। या मैं कार खरीद के आया, मैं कार खरीद के आया और 10 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट कर दिया। बताओ सही किया कि गलत किया? पीएनएल में डेबिट होगा कि नहीं होगा 10 लाख रुपए, ये बताओ बस, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। अच्छा, मैंने एक घर खरीदा 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए दिए, बिजनेस की बिल्डिंग खरीदी, ये बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए दिए, बिल्डिंग खरीद के आ गए, के बाद समझ में आ रही है? और 50 लाख रुपए एक्सपेंस दिखा दिया। सही किया गलत किया? अरे तो गलत ही हो गया मेरे साथ। के बाद समझ में आ रही है? सही किया गलत किया? सही किया गलत किया बताओ? 50 लाख रुपए एक्सपेंस दिखा दिए, क्या किया, सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? बिल्डिंग खरीदी तो क्या होगा, बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए खर्चा है, क्या दिक्कत है भाई? बिल्डिंग खरीदा, कोई भी एसेट खरीदा, एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट किया, गलत किया। साले पिटोगे सब, क्या पढ़ते हो अकाउंट्स? पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, बैलेंस शीट में एसेट जाएगा और थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन। हाय राम, नहीं समझे मेरी बात? फिर से बोलता हूं, मैं अगर कार खरीद के आया और पूरी कार पीएनएल में डेबिट कर दूंगा तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, कभी मेरी जिंदगी प्रॉफिट में आएगी नहीं। क्या ये कार 1 साल चलेगी कि 10 साल चलेगी? तो क्या पीएनएल में पूरी डेबिट होगी? नहीं, कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। उसका 10% डेप्रीसिएशन बस पीएनएल में अलाउ होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मैं बिल्डिंग खरीद के आया तो क्या पूरी बिल्डिंग पीएनएल में ठूस दोगे? नहीं, बिल्डिंग को क्या करोगे, बैलेंस शीट में असेट दिखाओगे। क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट में असेट, और उसका क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं ये कंप्यूटर खरीद के आया 3 लाख रुपए का, ये कंप्यूटर खरीद के आया, इसको बैलेंस शीट में असेट दिखाऊंगा कि पीएनएल में डेबिट करूंगा? हाँ, ऐसे कोई भी चीज 1 साल से ज्यादा चल रही है तो वो बेटा 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, वो क्या होती है, असेट होती है, और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। अबे 11वीं इतना तो पता होना चाहिए ना, असेट और एक्सपेंस क्या होता है। साले कॉमर्स वाले बच्चे नहीं पढ़े, 11वीं 12वीं बोल रहे हो, ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ बेटा, कल से एडमिशन ओपन है ना, ठीक है। मार्केटिंग नहीं छोड़ूंगा कहीं भी मैं, ठीक है, समझ लो ध्यान से। ये है, एसी खरीद के आया, बैलेंस शीट में असेट डालूंगा, पीएनएल में डेबिट। बैलेंस शीट में असेट। ये फर्नीचर खरीद के आया, बैलेंस शीट में असेट, और थोड़ा थोड़ा पीएनएल में क्या होगा, डेबिट। किस नाम से, डेप्रीसिएशन नाम। इतना पता है ना सबको, अब आ गई ना अकाउंट से याद, ओके। अब एक बात को समझना, बैलेंस शीट में असेट, पीएनएल में डेबिट एज एन एक्सपेंस। यहां तक क्लैरिटी है सबको? इनकम टैक्स ने कुछ असेट को छूट दे रखी है कि वो है असेट, वो है क्या, असेट, लेकिन पूरा का पूरा क्या कर दो, पीएनएल में ठूस दो एक बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सपेंस दे देंगे। मतलब, क्योंकि वो स्पेशल असेट्स अपन पढ़ेंगे सेक्शन 3580 के बाद सर जो क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीद के आए, बोले बिल्डिंग वैसे तो कहां जानी चाहिए, बैलेंस शीट में, और थोड़ा थोड़ा क्या मिलना चाहिए, डेप्रीसिएशन। लेकिन 3580 ने कुछ स्पेसिफिक असेट्स बताए, ये खरीद के आए हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा का पूरा गायब है पीएनएल में, पर कितना भी बड़ा अमाउंट हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुट्टू चुट्टू डेप्रीसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे से उसको क्या कर दोगे, पीएनएल में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। जो 3580 की चीजें है, कई की चीजें है, 3580 की। तो क्या लिखा है 3580 वाले पॉइंट के लिए, बताओ, एक सेकेंड, फाइल खुल जाए मेरी।
any sum received from transfer, destruction of any capital asset other than goodwill whose cost has been allowed as deduction under section 35 AD. आपने 35 AD के अंदर कोई असेट को पूरा पूरा क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, पूरा पूरा क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। तो कल को जब वो डिस्ट्रॉय होगा या उसको बेचोगे, कल को जब डिस्ट्रॉय होगा या उसको बेचोगे, तो वो पूरा पूरा कहा जाएगा इनकम में, पूरा पूरा कहा जाएगा इनकम में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, आमतौर पे ये असेट था, ये असेट नहीं, चलो ये कार खरीदी मैंने, क्या खरीदी, कार। क्या है ये, माउस दिखेगा, माउस नहीं है, क्या है बेटा, कार। अब कार खरीदी कितने की, 20 लाख की, कितने की, 20 लाख की। तो 10 साल के लिए चलेगी, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था, 2 लाख। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था, 2 लाख। ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, टैक्स का नहीं, सुनना ध्यान से। 20 लाख की कार खरीदी, कितना डेप्रिसिएशन लगता है, 2 लाख। 8 साल तक इसको चलाई, 8 साल तक इसको चलाई, कितने का डेप्रिसिएशन लगा था, 16 लाख। 16 लाख डेप्रिसिएशन लग चुका था, 4 लाख की बची थी, 4 लाख की बची थी। अब इसको बेच दी, इसको बेच दी। अगर 5 लाख में बेची तो क्या होगा, 1 लाख का फायदा। और अगर 3 लाख में बेची तो 1 लाख का लॉस। पीएल में क्या जाएगा, सिर्फ लॉस या इनकम, 1 लाख का लॉस जाएगा या 1 लाख की इनकम जाएगा। 5 लाख तो नहीं जाएगा या 3 लाख तो नहीं जाएगा। ये बेसिक अकाउंट्स बताई मैंने, टैक्स नहीं बताया अभी आपको, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो यार, हाँ। लेकिन अगर ये 35 एडी वाला असेट है, क्या है, 35 एडी वाला असेट, भूमिका दीदी सो रही हो बेटा, जाग जाओ बेटा, ठीक है। ये कौन सा असेट है, 35 एडी वाला, और ये पीएल में क्या हो गया, पूरा पूरा डेबिट। तो इसको 100% डेप्रिसिएशन कब मिल गया, पहले ही साल में। थोड़ा थोड़ा भले 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, कितना भी चले, 100% डेप्रिसिएशन क्या मिल गया, पहले ही साल में। अब जब भी बेचेंगे, जितने ही बेचेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, पीजीपीपी की इनकम, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पीजीपीपी की इनकम। क्योंकि पूरा खर्चा अलाउ कर चुके हो, तो पूरी सेल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाएंगे, पक्का। अब वही लिखा हुआ है, एनी सम ट्रांसफर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, whose cost is allowed as reduction under section 3580। अंडरलाइन कर लेना, बाकी एसेट्स के लिए नहीं बोला है, सिर्फ 3580 के लिए बोला है। तो ये है जो आपकी क्या आती है, कैपिटल गेन्स में आती है। ये सारी जो इनकम्स आपकी कहां पे आती है, पीजीपीपी में आती है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। Income derived by trade, professional or similar association from services performed for its members. Income derived by trade, professional or similar association from specific services performed for its members. This is an exception to the general principle of mutuality, that no one can make profit out of himself. Therefore, any surplus arising to the mutual association, such as labor welfare association, chamber of commerce, etc., by performing specific services to its member, is deemed as income earned as carrying on profession in respect of these services as अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू टैक्स। मतलब आपने, अगर आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो और उन्हीं एसोसिएशन के मेंबर को अपनी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी, क्या दी, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी। फॉर एग्जांपल, आप लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हो और आप ऐसे वकील भी हो, क्या बात समझ में आ रही है। अब लेबर वेलफेयर एसोसिएशन को कोई कोर्ट केस करना है, क्या बात समझ में, अब कोई कोर्ट केस करना है, तो उन्होंने आप ही को बोला कि आप ही हमारा केस लड़ लो। तो कायदे से मैं सर्विस इसको दे रहा हूं अपने ही मेंबर्स को, क्या बात समझ में रही है, लेकिन स्टिल इसको क्या माना जाएगा, मेरी पीजीपीपी की इनकम माना जाएगा। क्या बात समझ में। नॉर्मली क्या होता है, खुद को सर्विस दी तो इनकम नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई एसोसिएशन को दे रहे हो तो उसको क्या माना जाएगा, आपकी पीजीपीपी की इनकम माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैं किसी एसोसिएशन का मेंबर हूं और मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं या पेशे से लॉयर भी हूं। एसोसिएशन में कोई कोर्ट केस करना है, एसोसिएशन क्या करना है, कोई कोर्ट केस, उनने मुझे एज ए लॉयर रखा, उनने मुझे ऐसे क्या रखा, लॉयर। तो वो जो मुझे फीस मिलेगी वो भी क्या जाएगी, मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की फीस जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो। चलो अब आते हैं अपन, हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो सब उसको उतना ध्यान नहीं, बेसिकली उसको सेल ही माना जाएगा, सेल ही माना जाएगा, सेल माना जाएगा, पीजीबी में आएगा वो। ठीक है, आ जाओ फेयर मार्केट। अब देख लो, मेन ये स्पेकुलेशन बिजनेस। क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब, स्पेकुलेशन मतलब एग्जैक्टली सट्टा नहीं होता, मैं आपको ये बता, मतलब लॉटरी गैम्बलिंग अलग होता है,
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉटरी गैम्बलिंग अलग होता है, स्पेक्यूलेशन अलग होता है। अगर लॉटरी गैम्बलिंग है तो वो जाता है कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहां पे जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। भले आपका लॉटरी गैम्बलिंग का काम ही हो, रोज बैठ के पत्ते खेलने बैठ जाते हो शाम को, यही तुम्हारा प्रोफेशन है, नहीं नहीं प्रोफेशन नहीं है, अदर सोर्सेस में जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, क्या कि भाई गोल्ड करेंगे जैसे 1 महीने बाद, लेकिन इसको ही पता है और मेरे को ही पता है कि एक्चुअल डिलीवरी नहीं होने वाली। 1 महीने बाद अगर गोल्ड का दाम बढ़ गया तो ऊपर का पैसा ये मेरे को दे देगा, अगर गोल्ड का दाम घट गया तो जितना कम हुआ उतना लॉस का पैसा मैं दे दूंगा। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होने वाली, क्या नहीं होने वाली, एक्चुअल डिलीवरी, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस गेन या लॉस के लिए वो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो क्या आता है, तुम्हारा स्पेक्यूलेशन बिजनेस। क्या आता है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। नहीं आई बात समझ में कि मैंने तुमसे एग्रीमेंट किया है गोल्ड बाय करने का 2 महीने बाद, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद मैं तुमसे गोल्ड खरीदूंगा। आज गोल्ड क्या चल रहा है, 55-60 पकड़, 60,000 पकड़ लेते, मुझे पता नहीं रेट क्या चल रहा है, 60,000 मान के चलो गोल्ड क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। क्या 2 महीने बाद कितना हो गया, 80। 2 महीने बाद कितना हो गया, 80। तो क्या मैं उससे गोल्ड लूंगा, क्या नहीं, मैं इससे सिर्फ क्या लूंगा, 20,000 रुपए, और ट्रांजेक्शन क्या कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ट्रांजेक्शन क्या कर दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो ये मेरी क्या हो गई, स्पेक्यूलेशन की इनकम। क्या हो गई, स्पेक्यूलेशन की इनकम। अच्छा याद रखना, सारे बिजनेस एक तरफ, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एक तरफ। जब भी पीजीबी निकालते हैं तो सब बिजनेस को इकट्ठा करके निकालते हैं और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को याद रखना, याद रखना, याद रखना, क्या क्या क्या, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस से मर्ज नहीं करेंगे, इसका अलग ही ट्रीटमेंट होगा। ये चांद सितारे वाला है। लेकिन ऐसा क्यों, सर दुख रहा है यार, ऐसा क्यों, क्या एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती तो उससे क्या लेना देना, पीजीपीपी की इनकम। अब समझो आगे चल के सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ोगे आप, एक का लॉस दूसरे से सेट ऑफ करना, एक का लॉस दूसरे से कैरी फॉरवर्ड करना अगले साल के लिए। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कितना भी लॉस हो सकता है, अरे यार ये तो एक प्रकार से वही है ना, किस्मत वाली बात, कितना भी लॉस हो सकता है। तुम यहाँ का लॉस वहां का सेट ऑफ करते रहोगे, तो यहाँ पे सेट ऑफ की क्या लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस से स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। आगे चल के अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या बात समझ में आ रही है। तो इसलिए स्पेक्यूलेशन बिजनेस को एक्सेप्शन दिया गया है, हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया। Section 47 defines expression speculative transaction as a transaction in which a contract of purchase of sale and commodity including stocks shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery। देखो लिखा हुआ है otherwise than by actual delivery, यानी कि actual delivery नहीं होगी, सिर्फ स्टॉक शेयर्स के लिए भी अपने ट्रांजेक्शन कर लिया है कि 2 महीने बाद खरीदेंगे, जो ऊपर नीचे का पैसा वही दे देना है। When any part of the business of a company consists in the purchase and sale of shares of the company, स्क्रीन क्यों चली गई, such a company shall be deemed to be carrying on speculation business to the extent to which business consists of the purchase and sale of shares। clear या all clear, फटाफट बोलो। However, as per the explanation of section 73, the deeming provision does not apply to the following companies। क्या बात समझ में आ रही है, नीचे कंपनी, नीचे वाली कंपनी को आपको देखने में लगेगा कि स्पेकुलेशन बिजनेस है, पर हम मानेंगे नहीं कि स्पेकुलेशन बिजनेस है। मतलब क्या है ये, एक्सेप्शंस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। सबसे पहले बताओ स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होगा, हाँ वही एक्सेप्शन में पढ़ाएंगे अभी अपन। क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है कि मैंने आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, जिसमें क्या होगी, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ प्राइस बढ़ाने या घटने के सौदे के लिए मैंने आपसे ट्रांजैक्शन किया, वो बिजनेस क्या कहलाते हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। नीचे वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दिखने में स्पेक्यूलेटिव लगेंगे, मतलब एकदम है स्पेक्यूलेटिव, लेकिन हम नहीं मानेंगे पीजीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको स्पेक्यूलेटिव का दर्जा नहीं दिया गया है, नॉर्मल बिजनेस का दर्जा दिया गया है। रीड करते हैं। हाउएवर एज पर द एक्ट 73 द डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनीज। व्हेन अ कंपनी whose gross total income consists of mainly income which is chargeable under that interest on securities, income from house property, capital gain and income from other sources। मतलब ऐसी कंपनी जिसकी मेजली इनकम कहां से आती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अ कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच इज बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग बिजनेस
और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। यही तो कंपनी होगी ऊपर वाली जिनकी इनकम कहां से आ रही होगी, इंटरेस्ट वगैरह से और इन सब से। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन लोग को अकॉर्डिंगली इफ दीज कंपनीज कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स of other companies, the income from such business is not treated as income from speculative business, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। क्या बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट कमाना, ट्रांजैक्शन करना, फ्यूचर ये वो, इनका तो धर्म ही यही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनको बिजनेसेस को क्या नहीं माना जाएगा? स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो, एक बार पूरा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का रीड करो फटाक से। बैठो, नीचे के ट्रांजैक्शन जिनको स्पेसिफिकली क्या किया गया है बेटा, एक्सक्लूड किया गया है स्पेक्युलेटिव बिजनेस को। मतलब वही मैं जो बोल रहा था, दिखने में लगेंगे कि स्पेक्युलेटिव हैं पर हम उसको स्पेक्युलेटिव का दर्जा नहीं देंगे। एक एक करके रीड करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और मर्केंडाइज एंटर इनटू अ बाय पर्सन in the course of his manufacturing or merchanting business to guard against the loss through future price fluctuations in respect of his contracts for actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him। क्या मतलब है इसका? कि अगर मैं कोई बिजनेस का मैन्युफैक्चर हूं या ट्रेडर हूं और मैं उस बिजनेस में के तहत क्या करता हूं, उन गुड्स वगैरह को बेचता हूं, मुझे पता है कि रॉ मटेरियल क्या होने वाला है, बढ़ने या घटने वाला है, उसके लिए मैंने कोई स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन पहले से ही स्क्वायर ऑफ करके रख लिया। भले एक्चुअल डिलीवरी नहीं लूंगा, क्या बात समझ में आ रही है, लेकिन मैंने सिर्फ पलटाने के लिए, ताकि मेरे रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लॉस ना हो, इसके लिए अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन एंटर किया है तो उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। कई बार क्या होता है ना कि यार रॉ मटेरियल बढ़ने वाला है, क्या बात समझ में आ रही है, हमारे पास सस्ता वाला रखा या घटने वाला है, हमारे पास महंगा वाला रखा है, तो हम पहले से क्या करते हैं, सस्ते दाम में खरीद के रख लेते हैं। बढ़ता है तो सिर्फ भले डिलीवरी नहीं लेते, उस ट्रांजेक्शन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कुल मिला के अगर आपने ऐसा कोई काम अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड किया है, किससे किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेट किया है, ठीक है क्या, या ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड किया है, तो उसको क्या नहीं मानेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मानना भी नहीं चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक है। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स एंटर इनटू अ बाय डीलर और इन्वेस्टर therein to guard against loss in his holdings of stock and shares through a price fluctuation। क्या मतलब है? अगर कोई इन्वेस्टर है या डीलर है जो क्या करता है, स्टॉक्स में या शेयर्स में डील करता है, ठीक है क्या, उसको कोई लॉस था, शेयर्स में लॉस होने वाला था, लॉस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसने क्या कर दिया है, पहले ही हाई प्राइस में क्या कर लिया है, बाय कर लिया। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन उसने क्या किया है, अपने स्टॉक के लॉस को बचाने के लिए किया है, तो उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरे पढ़ने के बाद मैं आखिर में क्लियर एग्जांपल आपको दूंगा कि किसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस मानेंगे, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन लिस्ट पढ़ रहे हैं किस किसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। सुन रहे हो? A contract into by member of a forward market or a stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing or arbitrage to guard against loss which may arise in the ordinary course of his business of such member। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड मार्केट में हमेशा से डील करता है, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको भी क्या नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। फिर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, एन एलिजिबल ट्रांजेक्शन in respect of trading in derivatives referred in clause A of section 2 of security regulation act carried out in a recognized stock exchange। सेकरा पढ़ा है क्या तुमने? उसमें पढ़ा होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एंड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो और वो एलिजिबल ट्रांजैक्शन है, तो उसको भी क्या नहीं मानेंगे, उसको भी क्या नहीं मानेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। एनी एलिजिबल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ मेंबर और रजिस्टर्ड अंडर बाय लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं, ऊपर स्टॉक डेरिवेटिव्स थे, यहाँ पे क्या बोल दिए गए, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। ठीक है। रिकॉग्नाइज एसोसिएशन चार्जेबल टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसमें कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है, तो उसको भी क्या नहीं मानेंगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार सारों को रीड करो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि किसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस मानेंगे। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक चीज बतानी है तुमको, ये एक बार अलग से आगे पढ़ लो। बिजनेस इनकम नॉट ट्रांसफर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। क्या अभी इंक्लूजन पढ़ा ना, ये पढ़ लो अलग से। क्या अब तुम्हारा अलग होगा ना, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। अच्छी बात क्या है, पढ़ना तो है ही ना तुमको। तुमको ये है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस है,
फिर टैक्सेबल सर्टेन इनकम है, इनकम ऑन कैश इन काइंड है, कंटिन्यूस बिजनेस प्रोफेशन है, यही पढ़ाना तो और यही नहीं है सबसे मेन है, क्योंकि ये हाँ ना बेटा, नया आया ना, सुनो ना क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट है ये क्या है, ये आपको सोचने में लगेगा कि पीजीपीपी की इनकम है, नाश्ता कर रही हो, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, अरे कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आपको सोचने में लगेगा कि पीजीपीपी की इनकम है, खाते हुए किसी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन आपको ये पीजीपी की इनकम में चार्ज नहीं करेंगे, पीजीपी की इनकम में चार्ज नहीं करेंगे। अरे खा ले यार, बाप पड़ेगा मेरे को, खा ले कोई दिक्कत नहीं, खाते खाते पढ़ाई कर बस, ठीक है। क्या है, रेंटल इनकम इन केस ऑफ डीलर इन प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम इन केस ऑफ डीलर इन प्रॉपर्टी, ये आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था कि अगर मेरे पास, मैं प्रॉपर्टी का डीलर हूं, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी रखी हुई है स्टॉक इन ट्रेड, क्या रखी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड, और मैंने उसको 2 महीने तक, 2 साल तक बेचने की कोशिश करी, नहीं बिकी, 2 साल तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, और तीसरे साल से क्या मान लेते हैं, डीम टू बी लेट आउट, क्या मान लेते हैं, डीम टू बी लेट आउट। तो वैसे तो ये मेरा बिजनेस है, और वो मेरे बिजनेस का क्या है, स्टॉक है, और उसी से मेरे को रेंटल इनकम आ रही है, तो ये जाना तो कहां चाहिए, पीजीपीपी में, जाना तो कहां चाहिए, पीजीपीपी में, और कहां पे जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में, कहां जाता है, हाउस प्रॉपर्टी। कितनों को याद आया, पढ़ा था अपन ने, अगर मैं डीलर हूं, स्टॉक मैं क्या हूं, प्रॉपर्टी डीलर हूं, मेरे पास प्रॉपर्टीज रखी हैं जिनको मैं बेचूंगा, जब तक बिकी नहीं है मैंने उनको किराए पे चढ़ा दी, तो वैसे तो ये मेरी बिजनेस इनकम होनी चाहिए, लेकिन इसको क्या माना गया है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, क्या माना गया है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। क्या बात समझ में आ रही है। Rent of house tax under section 22 another income from house property even if property constitutes stock and trade of the recipient of rent or the recipient of rent is engaged in the business of letting properties or rent. However, where the letting of the house is incidental for smooth running of the business, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, है ही नहीं तो कहां से अंडरलाइन करोगे, ठीक है, for smooth running of the business then such income shall be taxed under this head। मतलब कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं प्रॉपर्टी के लिए किराए, प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा हूं, तो वो कहां पे जा रही है, हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन एक घर मैंने रख लिया जो मैंने अपने एम्प्लॉइज को दिया है, काई के लिए, जो लोग, एक बंदा है जो वहां पे मेरी प्रॉपर्टी में सबको दिखाता है आके कि भैया ये घर इतने का, इतने का, मैंने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, और वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैंने कहा अच्छा एक काम कर, ये वाले घर पे तू रह ले, मुझे किराया दे देना, ये रेंट मैंने रेंट के लिए नहीं दिया है, काई के लिए दिया है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए दिया है, तो ये जो रेंट मुझे मिल रहा होगा ये कहां जाएगा, पीजीपीपी में। नॉर्मली अगर प्रॉपर्टी डीलर ने अपना घर के कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो वो कहां जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए दी है तो वो कहां जाएगी, पीजीपी में। याद है हमने वहां पे भी ये बात पढ़ी थी, वहां पे भी हमने ये बात पढ़ी थी हाउस प्रॉपर्टी में भी, कि वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस से, मैं अपने इंप्लॉइज को दे देता हूं कोई भी प्रॉपर्टी देने के लिए, रेंट पे रहने के लिए, अब बदले में उससे रेंट लेता हूं, तो ये मेरी कौन सी इनकम हो जाएगी, पीजीपीपी की, हमने वहां भी पढ़ा था, हाँ या ना, फटाफट बोलो। दूसरा, शेयर्स में जब डिविडेंड मिलता है तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होती है, क्या होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन कोई शेयर्स का डीलर ही है और उसको डिविडेंड इनकम मिल रही है तो कहां जानी चाहिए, पीजीपीपी, लेकिन क्या बोला गया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगी, हम वही पढ़ रहे हैं ना जो चीजें पीजीपीपी में हेड नहीं जाएंगी, तो वही लिखा है, dividend on shares are taxable under that 56(2)(1) under that income from other sources in case dealer in shares even if they are derived from share held is taken trade or the recipient of dividend is dealer in shares, क्या मतलब भले डीलर इन शेयर्स हो, आपने शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड रखा था, मतलब आप उसको आगे बेचने वाले हो, लेकिन उसमें कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों किया ऐसा, बहुत मुश्किल है बाइफरकेट करना कि कौन सा आपने अपने रखा है, कौन सा आपने डीलर एज ए डीलर रखा है, क्या बात समझ में आ रही है, कौन सा आपने पीजीपी ले जाएगा, कौन सा आईएफएम से बांटना कितना मुश्किल हो जाएगा कि भैया ये हमने खरीदा अपने बिजनेस के लिए, ये हमने खरीदा अपने पर्सनल के लिए, बेच तो तुम दोनों को ही दोगे, शेयर्स तो शेयर्स है, अल्टीमेटली तुम प्रॉफिट ही कमाओगे, डिविडेंड ही कमाओगे, तो झंझट नहीं किया, पूरा पूरा कर डाल दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना, फटाफट बोलो। तीसरा बड़ा मजेदार है, इनकम फ्रॉम लॉटरीज एंड रेसेस, रोज तुम्हारे शाम का काम है, तुम चले जाते हो मन्ना खेलने के बाद सन्मारी पत्ते खेलते हो, या लोग लॉटरी की टिकट लेके बैठे रहते हो और बोलते हो ओहो हमको पैसा मिलेगा, लॉटरी खुलेगी, या वो घोड़े की रेस, जानते हो, घोड़े की रेस में पैसा लगाने चले जाते हो, है ना, ठीक है, घोड़े की रेस में पैसा लगाने चले जाते हो और बोलते हो ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारा प्रोफेशन है, कुछ भी हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या मानी गई, ठीक है। विनिंग ऑफ लॉटरी टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इवन इफ सच इज डिराइव्ड थ्रू अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, क्या बात में सब कुछ कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितनों को समझ में आया, क्लियर है, एक बार देख लो इसको फिर आगे बात करेंगे। अच्छा नहीं देख पाओगे, मैं इसका तुमको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, घर में जाके जरूर पढ़ लेना। हाँ बेटा, होने होने होने
ये पलक का है। गुनानी गुनानी जो नहीं आई है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ ना, जो आई है उसी से पूछ ही लो। इन लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, पीजीबीपी छोड़ रहे हैं इन लोग, समझते नहीं है। ना 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 ना। देखो मैं तुमको सही बताऊं, सीएस वाले बच्चों के लिए कॉलेज का पेपर देने का बिल्कुल एक ही तरीका है। सिर्फ जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन छुट्टी मारो। और किस दिन कितने बजे से पेपर है? एवरेज में अगर 11 बजे से है तो सुबह 6 बजे पढ़ने बैठो, 10 बजे तक जितना पढ़ पाए जाके बीकॉम का पेपर दे आओ। कुछ भी, कुछ भी, अरे बिल्कुल गाने लिख दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आरडीबी भी, आपको भगवान आरडीबी में है ना सारे। हाँ, कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेज में है क्या? अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ बेटा, मैं एमकॉम में स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, क्या करके आया हूँ मैं भी नहीं जानता हूँ। सही बता रहा हूँ कैसे पास हूँ, और मैं पेपर देने कैसे गया तुम विश्वास नहीं मानोगे। 10 बजे से पेपर होता था, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ क्लास लेने आता था, पौने 10 तक क्लास लेता था। ठीक है, यहाँ से जाता था 10 बजे पेपर देने। अब 10 से 3 घंटे पेपर कितना होता है? 11, 12, 1। मुझे पता था मैं 3 घंटे बैठूंगा ही नहीं। तो मैं 1 बजे यहाँ पे, तो मैं 1 घंटे यहाँ पे एक बजे यहाँ पे क्लास रखता था। मैं 10 से 12 2 घंटे पेपर करता था, 12:30 उठ के निकल आता था, 12:30 बजे आके यहाँ से 1 बजे आके क्लास लेता था। ऐसे करके मैंने पूरा अपना बीकॉम और एमकॉम किया है। और तो और, हिंदी हिंदी के पेपर में मेरे दोस्त लोग, क्या बात कर रहे हो तुम यार, मतलब हम चलो बाकी सब में तुम फेंक के आ जाओगे, हिंदी में तुम्हें कुछ कहानी तो पता होनी चाहिए ना। अरे क्या क्या आंसर लिखते थे भाई बीकॉम में, तो हम लोग ने मजा ही की है जीवन के, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल हिंदी होता था, हिंदी में हम लिखते थे, क्या कहते हैं कि वो, अब आई कविता सारांश, कवि क्या कहना चाहते, कविता ही नहीं पता कवि क्या कहना चाहते, क्या बताएं हम। हमने तो सीधे लिखा, हमने सीधे लिखा बढ़िया, सूर्य रूपी ये धरती ऐसा है वो है, उन्हें सूर्य रूपी तलवार निकाली, ऐसा किया, यहाँ पे कवि पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, मन से बता दिया पूरा। एक बार मेरे को कब समझ में आया, सत्य मैं बता रहा हूँ तुमको, एक बार पेपर आया था, पेपर में क्वेश्चन आया था, मुझे याद रहेगा हमेशा, कुछ केस स्टडी से रिलेटेड लॉ का पेपर था। तो उसमें मैं पूरा सैमसंग एप्पल पूरा जो एक केस लॉ हुआ था, ये वाला क्या कहते हैं कॉपीराइट वाला, पूरा कहानी मेरे को आता था वो अच्छे से, मैंने पढ़ाया हुआ था, एक पन्ना भर के आया पूरा। दूसरे लड़के ने क्या लिख के आया, सैमसंग इज अ वेरी गुड कंपनी बट एप्पल इज अ बेटर कंपनी, के बाद समझ में आ रही है? ठीक है भाई, वो फोन के प्राइस के मॉडल ऑर्डर कंपेयर करके लिख के आया, और उसके ज्यादा नंबर आए हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है क्या? तो ये आरडीबीबी की बात कर रहा हूं मैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए डरना नहीं बेटा, बस जाना है, कथा लिख के आनी है। ठीक है, मैं एक बार लाइन लिख के आया था पेपर में, एस सर पीटर पार्कर पार्कर सेड, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में लिख के आना बस। ठीक है, बस इंग्लिश में लिख के आना। ठीक है, और गाना भी लिख के आना, तो ऐसे लिख के आना लगे कि आंसर लिख रहे हो। क्या बात समझ में आ रही? बस तुमको क्या है, आखिरी में जो तो एक विद्या आती, विद्या, आखिरी के 20 क्वेश्चन पीछे, विद्या के पीछे 20 क्वेश्चन, वो पढ़ लेना, दैट्स इट। क्या बात समझ में आ रही है? बुक में ही होते हैं ना बे, विद्या में ही सिर्फ क्वेश्चन की एक पन्ने की बुक थोड़ी होती है, विद्या खरीदी नहीं खरीदी, एक विद्या आती है, एक विद्या आती है और एक 2020 आती है। क्या बात समझ में आ रही है? 2020 बुक आती इतनी पतली कुंजी, उसके पीछे 20 क्वेश्चन होते हैं, आगे आंसर होते हैं, बस उतना उतना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं वो लोग। ठीक है क्या? और कुछ भी ना बने तो नाम से वक्त वर्ड से मतलब निकाला, अरे तुम लोग एक बार पेपर दे चुके हो यार एग्जीक्यूटिव का, क्या है, तुमको वर्ड से मतलब निकाला, तुम्हें पेल देना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, फेंक फाक के आना। एक हमारी फ्रेंड थी, भयंकर इंटेलिजेंट, सीएस कर रही थी, टॉपर ऑपर थी वो, ऑल इंडिया रैंकर थी, बीकॉम में फेल हो गई, ऑल इंडिया रैंकर इन सीएस एग्जीक्यूटिव, और बीकॉम में फेल हो गई। आखिरी में गई उसने हल्ला, वो थी पढ़ने में ठीक ठाक, बोलती मैं फेल हो ही नहीं सकती, वो गई आरडीबी में जाके हंगामा मचा दिया उसने, पेपर पेपर निकलवाया, जब पेपर पेपर निकलवाया तो उसकी आरडीबी में भी रैंक थी। ऐसी तो इन लोग चेकिंग करते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो इसीलिए फालतू ज्यादा इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है इन पेपरों को। क्या बात समझ में आ रही है? तुमको सिर्फ सुबह 3 घंटे पेपर देने जाना है और पेपर दे के आना है। क्या अगली बार अरे मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं इतने सालों से, पूरे साल मैं क्या कर रहा था, टीचिंग करता था, ये करता था, पेपर देता था, सब में बिजी रहता था। एक बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली तो मैंने कहा अब मैं जाता हूँ पुणे। नचिकेता कॉलेज से ही मेरा एमकॉम चल रहा था।
ठीक है क्या, पांडे सर का फोन आया कि बेटा आज आपका प्रैक्टिकल है, फाइनल प्रैक्टिकल आपको देने आना। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं, सिर्फ पेपर देने जाता था। पहली बात हो गई थी, हम ना कोई वाइवा देंगे ना हम कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ आएंगे। मेरा थोड़ा व्यवहार था ना उनसे बेटा। हम 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 यहाँ से बच्चे भेजते हैं ना उनको, ठीक है ना, ठीक है ना, रेफर करते हैं। तो क्या हुआ कि अब उनने बोल दिया कि ठीक है ऐसा ऐसा है कहानी। तो अब हर बार पेपर के लिए फोन करते थे, मैंने कहा सर नहीं आऊंगा, मैं चल जाता था, मुझे पता ही नहीं था फाइनल वाइवा है, मैं नहीं किया था इन्हें। मैं चला गया, पुणे जा रहा था घूमने, मैंने कहा कोई बात नहीं छोड़ो, मैंने पेपर छोड़ दिया। और फिर जब रिजल्ट आया तो देखा, ओ माय गॉड, सब में अच्छे 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 नंबर और वाइवा में 80 के बाद सर मेरी 80 मीन सप्लीमेंट्री बैक लग गई। तो वाइवा में क्या आ गई, मेरी बैक आ गई, तो मेरी डिग्री 6 महीने लेट हो गई। क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, कौन सा मैं एमकॉम की डिग्री लेके नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है ना, पुणे घुमाया। फिर जब क्या डिग्री ले, फिर अगली बार गया वाइवा लेने, वाइवा देने मतलब लेने नहीं, वाइवा देने गया, और वो मेरे से कुछ टैक्स का या अकाउंट्स का वाइवा था। अरे बढ़िया बेहतरीन, हमने 2-4 मिनट जो बोला है उसको सर ने बोला बेटा वेरी गुड बेटा, क्या करते हैं आप। मैंने सर ऐसा 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 है। बोलते कोई बात नहीं बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम पूछ के चला दिया, जाने दे दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग बहुत ऊपर लेवल में हो, क्या बात समझ में आ रही है। बाकी ये कंपैरिजन में अभी पेपर बीकॉम एक भी बार देने नहीं गए हो ना, पहली बार जाओगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। पहले साल में बस रहती है दुख दुख, दूसरे साल से तो कोई कोई अल्ले अल्ले नहीं लगता अपने सामने। पहले साल में भी बिल्कुल दिलेरी से बता दी, विद्या आती है, T20 आती है, वो खरीद लो, पीछे के उसके क्वेश्चन कर लो, और सारे सारे 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कर लो, पास हो जाओगे तुम, ठीक है। जो फालतू समय खराब कर रहा है, एक दिन पहले जो छुट्टी ले रहा पढ़ रहा है, वो अपना CS का समय खराब कर रहा है, कोई मतलब नहीं है उसमें। और RDV वरदान है अपने शहर के लिए बेटा, हर किसी को पास करता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स के पेपर में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी आता है, के बाद समझ में आ रही है। और थ्योरी में क्या आता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, के बाद समझ में आ रही है, ऐसे 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 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है क्या, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं अब, और उसमें चाहते हैं वो 2-2 पन्ने लिखो, तो क्या करोगे आखिर, लेकिन लिखने पड़ेंगे तुमको, फेंकना जरूर है, पन्ने जरूर भरना, ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना वहां जाके कि अच्छा आंसर लिखेंगे। मैं बताया ना, क्वालिटी आंसर मैटर नहीं करता, पन्ने भरने चलता है। अब बदल गया हो तो पता नहीं, 3-4-5 साल पहले तक तो वही था। एक बार अपन ये पढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर अपन बातें करेंगे बेटा, नहीं तो अपन तो करते ही रहेंगे बातें। क्या बोला गया है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 29। ये क्या बोलता है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहां बेसिकली ये बोला है कि जो मैंने आपको पहले बताया था, सेक्शन 30 से कहां तक चलता है, 43D तक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 30 से 36 क्या बताते हैं, वो खर्चे जो अलाउड है, वो खर्चे जो अलाउड है। सेक्शन 30-36 कंटेन स्पेसिफिक डिडक्शंस व्हिच आर एक्सप्रेसली अलाउबल विद सेक्शन, while section 37(1) extend the allowances to the item business expenditure not covered by section 32 to 36। मतलब 30 से 36 तक स्पेसिफिकली बताया है कौन से खर्चे अलाउड हैं। 37(1) बोलता है जो 30 से 36 में बताने रह गए उसको कैसे डील करना है, वो 37(1) बताता है। अलाउंस ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36 व्हिच आर अदरवाइज अलाउबल अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रैक्टिस। जो नॉर्मली अकाउंटिंग में क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं, पर जो डिस अलाउ हो जाएंगे उनकी बातें की गई है, ठीक है। 37(1) में यहां तक क्लियर है क्या, फटाफट बोलो। सेक्शन 40 प्रोवाइड्स दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स। यानी कि 40 क्या बताता है, बेसिक अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से क्या होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे सेक्शन में पहुंचेंगे वैसे वैसे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी क्या है, 30-36 क्या बताता है, खर्चे। 37 क्या होता है, नॉट कवर्ड, जो 36 में आए हैं, और अदरवाइज अलाउबल अकॉर्डिंग, वैसे अकाउंटिंग में अलाउड है पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। 40 क्या बताता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है क्या। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये रीड करने के लिए, जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स। जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं, आपको एक बार रीड करना है। बेसिकली इसमें क्या बताया मैं बता देता हूँ। बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है आपका। अगर आप कैश बेसिस में करते हो तो कैश बेसिस में ले लेंगे, अक्रूवल बेसिस में करते हो तो, जानते हो ना अक्रूवल और कैश बेसिस, है ना, है ना, है ना। कैश बेसिस में करते हो तो कैश बेसिस, अक्रूवल करते हो तो अक्रूवल, जैसा है वैसा ले लेंगे। ओनली दोज एक्सपेंस losses are allowed as deduction which are incurred or sustained during the relevant previous year and related to business। जो business से related है सब उन्हीं को लेंगे, और जो during relevant previous year के हैं उसी को लेंगे, ना आगे का ना पीछे का। अरे बेसिक है यार, हाँ या ना बोलो। मतलब करंट ईयर के लेने हैं और बिजनेस से रिलेटेड वाले लेने हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स आप सारे रीड करके आओगे, हाँ या नहीं बोलो। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, स्टार्टिंग ही मैंने इससे की थी। कैसे होता है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ऐड क्या करेंगे, डिसअलाउड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिट को ऐड करेंगे, ठीक है। डीम्ड इनकम नॉट क्रेडिटेड को प्लस करेंगे, वो इनकम जो इनकम है पर क्रेडिट नहीं हुई है तो उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? आओ लिख के बताता हूं। चलो देखो क्या है, ये अकाउंटिंग पीएनएल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस, यहाँ पे क्या है, इनकम, और ये क्या है, प्रॉफिट। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं लिखूंगा और आप समझेंगे। मैंने लिखा प्रॉफिट जो है एज पर पीएनएल, क्लियर है। ऐड किया एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये कितनों को समझ में? हाथ उठाओ, पहले ही बताया था मैंने। वो खर्चे जो अलाउ नहीं करने हैं, वो खर्चे जो अलाउ नहीं करने हैं, पर वो क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं, पर वो क्या हो चुके हैं, डेबिट हो चुके हैं। हटाने के लिए क्या किया, प्लस, हटाने के लिए क्या किया, प्लस। जैसे कैश फ्लो काइंड में अपन करते थे, क्या बात समझ आ रही है, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बट डेबिटेड इन पीएनएल, इनको क्या कर दिया, ऐड। यहां तक कितने लोग हैं मेरे साथ? माइनस क्या करूंगा, इनकम नॉट अलाउड बट क्रेडिटेड, इनको क्या कर दिया, माइनस। यहां तक कितनों को समझ में आया? पक्का। अब साथ में मैं बोल रहा हूं, इनकम अलाउड, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब कोई ऐसी इनकम जो इनकम होनी चाहिए, कोई ऐसी इनकम जो इनकम होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डाली नहीं है, तो हम स्पेसिफिकली डाल देंगे, ऐड कर देंगे, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड। इसको इन्होंने लिखा है डीम्ड इनकम। क्या लिखा है, डीम्ड इनकम। अभी वर्ड्स अपन बुक के यूज करेंगे, बस मैं अभी लॉजिक समझा रहा हूं। बोलो हाँ, नहीं ऐड क्या किया, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। समझ, सिंपल सी बात है, जो नॉट अलाउड है उनको हटाना है, जो नॉट अलाउड है उनको हटाना है। एक्सपेंस को हटाने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट से ऐड करोगे, इनकम को हटाने के लिए क्या करोगे, लेस करोगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, जो अलाउड है पर रिकॉर्डेड नहीं है तो उनको अलाउ करना है। क्या आ जाएगा, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड। इसी हिसाब से लॉजिक बताओ, माइनस क्या होगा, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। लॉजिक क्लियर? हाँ या नहीं? अब देख लो किताब में वही है, अब पढ़ोगे तो तुम्हें मजा आएगी। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डीम्ड इनकम नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो माइनस होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, तो अब डेबिट कर दिया। और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड क्रेडिटेड टू पीएनएल, अंडर अदर हेड्स क्रेडिटेड टू पीएनएल, मतलब कि जो इनएडमिसिबल इनकम है, इनएडमिसिबल इनकम है, जो पीजीपी में इनकम ट्रीट नहीं होती, उसको क्या कर देंगे, माइनस। कुल मिला के उल्टा चलेंगे, कुल मिला के चलेंगे उल्टा। अकाउंटिंग प्रॉफिट को उठाएंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को उठाएंगे। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट को उठाएंगे। दिमाग में रखना पीएनएल से आया है, तो जो खर्चे जबरदस्ती माइनस हो गए, अनअलाउड एक्सपेंस को क्या करेंगे, प्लस। अनअलाउड एक्सपेंस क्या करेंगे, प्लस। और अनअलाउड इनकम को क्या करेंगे, माइनस। अलाउड एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड, अलाउड एक्सपेंसेस अनअलाउडेड, अनरिकॉर्डेड क्या करेंगे, माइनस। और अलाउड इनकम अनरिकॉर्डेड को क्या कर देंगे, प्लस। बेसिक कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है। कितनों को समझ में आ गया? जोर से बोलो, सारे बोलो। अब ये तुमको एडमिशन डिडक्शंस दिए सारे सेक्शंस के, मुझे नहीं लग रहा ये अभी पढ़ने की जरूरत है। ये जब सारे सेक्शंस अपन एक एक करके करेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। अभी छुट्टी कहाँ हुई है, अभी तो सेक्शन 30 कर रहे हैं अपन। हाँ या ना, फटाफट बोलो। थक गए हो क्या? एक मिनट, मैं पूछता हूँ साक्षी मैम कितने बजे आएगी। अगर 15 मिनट में आ जाएगी तो मैं 2 मिनट ना पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे एक बड़ा सेक्शन कवर होगा। तो मैं पहले एक चार्ट बना रहा हूँ, फिर अपन उसको देखेंगे, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिपेयर। अरे यार, जगह कम पड़ गई।
कैपिटल रिपेयर। तो क्या है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। ठीक है, ओनर और टेनेंट, ओनर और टेनेंट। क्या है देखो, देखो क्या है, क्या है, क्या है। अगर रेंट है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 30। अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 30-36 क्या बताता है, 30-36 क्या बताता है, कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे, कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होंगे। तो सेक्शन 30 ने क्या क्या बताया, एक बार देखते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी का रेंट भरा, अगर आपने अब एक बार सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिक पकड़ के मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये कोचिंग चला रहा हूं, कोई बिजनेस कर रहा हूं, और मैं उसमें दुकान का किराया भर रहा हूं, रेंट अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पीजीबीपी की एक्सपेंस है। तो रेंट अगर है, पे किया है, तो क्या हो जाएगा, अलाउड। अच्छा मैं खुद की प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या मैं रेंट भर रहा हूं, तो मैं जबरदस्ती का रेंट फ्री बोल रहा हूं, नहीं मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है डीम्ड रेंट और मैं एक्सपेंस दिखा रहा हूं पेल में, अलाउ होना चाहिए क्या, नॉट अलाउड। तो रेंट अगर टेनेंट ने भरा है, मतलब आप एज ए टेनेंट काम कर रहे हो और आपने रेंट भरा है, तो आपको क्या हो जाएगा, अलाउड। ए मतलब अलाउड, के बाद समझ में आ रही है। और अगर ओनर ने भरा है, खुद आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, खुद की प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हो, तो क्या रेंट अलाउ होना चाहिए, नहीं, नॉट अलाउड। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ यानी फटाफट बोलो। अच्छा ये किसके लिए बात करी गई है, ये बात की गई है बिल्डिंग के लिए, किसके लिए बात की गई है, बिल्डिंग के लिए, ठीक है क्या। अच्छा रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस मतलब अपनी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है या कोई भी सरकारी फीस भरी है, अब चाहे खुद की बिल्डिंग की भरी हो, चाहे किराए पे बिल्डिंग ली हो उसकी भरी हो, अगर भरी है तो अलाउ होगा। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, चाहे खुद की बिल्डिंग में कर रहा हूं, अच्छा ओनर और टेनेंट का मतलब क्या है, खुद की बिल्डिंग, खुद बिल्डिंग के ओनर हो या किराएदार हो। अगर खुद की बिल्डिंग के ओनर हो तो किराया तो नहीं भरोगे, नॉट अलाउड। किराएदार हो तो किराया भरोगे, अलाउड। क्लियर है क्या। अगर ओनर हो, क्या हो, ओनर हो और क्या भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, अलाउड। टेनेंट हो, टैक्स भर रहे हो, अल्टीमेटली टैक्स तो भर रहे हो ना, क्या वैसे में बिजनेस का खर्चा तो है, क्या हो जाएगा, अलाउड। बिल्डिंग का कोई इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, ठीक है, अलाउड। चाहे ओनर भर रहा हो, चाहे एज ए ओनर भर रहे हो, चाहे एज ए टेनेंट भर रहे हो। चाहे रेवेन्यू रिपेयर, रिपेयर करा रहे हो बिल्डिंग में, मैं किराए पे रहता हूँ, मुझे पुताई करानी है, लेकिन मेरा मकान मालिक नहीं करा के देता, मैं खुद करा लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने खर्चे से कराता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अलाउड। क्या हो जाएगा, अलाउड। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा कैपिटल रिपेयर मतलब बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, हर बार बिल्डिंग ही सोचो। कैपिटल रिपेयर मतलब एक कंस्ट्रक्शन और करवा दिया, अरे यार मैंने टूट फूट बनवाई तो रेवेन्यू रिपेयर है। कैपिटल रिपेयर क्या होता है भैया, मैंने क्या करा दिया, एक फ्लोर और बनवा दिया, कोई भी ऐसा खर्च जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो पीएनएल में वैसे भी नहीं अलाउ होता। कि पीएनएल में अलाउ होता है क्या कैपिटल खर्चा, बैलेंस शीट में जाता है, थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन मिलता है, अभी तो समझाया था, हाँ या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिपेयर आपने कराया, किराएदार ने कराया, दोनों केस में नॉट अलाउड, दोनों केस में नॉट अलाउड। कितो कोई समझ में आया बिल्डिंग की केस, हाँ या नहीं बोलो। तो पहला क्या है, रेंट, पहला क्या है, रेंट, नॉट अलाउड और अलाउड, बस इसी में बाकी सारी चीजें क्या है, अलाउड। और कैपिटल रिपेयर तो वैसे ही कॉमन सेंस लॉजिक से ही है कि अलाउड नहीं होगा। कितनों को समझ में आया, हाँ या ना बोलो, पक्का। अच्छा आगे सेक्शन 30 के बाद सेक्शन 31, अब ये किसकी बात होगी, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर के ओनर हो या टेनेंट हो, अगर ओनर हो तो क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड, और टेनेंट क्या हो जाएगा, अलाउड। लेकिन यहां पे लिख देता हूं सेक्शन 37, इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, अलाउड, ये भी क्या हो जाएगा, अलाउड। रेवेन्यू रिपेयर भी क्या हो जाएगा, अलाउड, ये भी क्या हो जाएगा, अलाउड। पेन बंद हो गया, आखिरी वाला क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड और नॉट अलाउड। बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपने क्या भरा है, क्या भरा है, क्या भरा है बताओ, रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू रिपेयर, कैपिटल रिपेयर, क्या भरा है, क्या भरा है, क्या भरा है,
रेंट, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। अगर आपने रेंट एज एन ओनर है तो आप भरोगे ही नहीं, नॉट अलाउड। एज ए टेनेंट है तो अलाउ। लेकिन यहाँ पे रेंट की बात फॉर प्लांट एंड फर्नीचर, फिर से क्या, रेंट की बात फॉर प्लांट एंड फर्नीचर। आई रिपीट, रेंट की बात फॉर प्लांट एंड फर्नीचर सेक्शन 31 में नहीं लिखी गई है। कहां लिखी गई है? सेक्शन 37 में लिखी गई है। फिर से बोलता हूं, सेक्शन 30 ने क्या बोला, सुनना। सेक्शन 30 ने क्या बोला? रेंट, रिपेयर, रेट्स, टैक्सेस, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। सेक्शन 31 ने क्या बोला? प्लांट एंड मशीन के लिए रेंट नहीं, रिपेयर और बाकी सारी चीजों हमने बोली क्या है? इंश्योरेंस। किसके लिए? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के लिए। रेंट की बात किसने करी? सेक्शन 37 ने। कहां पे करी? सेक्शन 37 में। यहां पे अभी आप वर्ड्स पढ़ोगे तो सेक्शन 31 में रेंट की बात नहीं की होगी, लेकिन वहां पे अलग से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए इसको यहां पे मर्ज करके पढ़ा दिया ताकि याद करना आसान हो जाए। क्या आपको समझ में आ रही है? इसमें मेमोरी आपको खूब लगेगी इस चैप्टर में। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से क्या क्या क्या? बिल्डिंग का रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, रिपेयर, कैपिटल रिपेयर। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का सेक्शन 31 ने क्या क्या बोला है? रेंट, रेंट नहीं बोला है, रिपेयर, इंश्योरेंस। रिपेयर में रेवेन्यू, रिपेयर, कैपिटल रिपेयर अपन ने बाइफरकेशन किया है। क्या बात समझ में आ रही है? रेंट की बात की गई सेक्शन 37 में। तो सेक्शन 37 ने सीधे सीधे क्या बोल दिया? रेंट क्या है? ओनर दे रहा है तो बात ही नहीं है, टेनेंट दे रहा है तो अलाउड है सारी चीजें सेम ही। क्या बात से सेक्शन नंबर चेंज हुआ है बस। बाकी इंश्योरेंस, रिपेयर, रेवेन्यू नेचर के दोनों क्या हो जाएंगे? अलाउड, चाहे आपने दिए चाहे किराएदार ने दिए। क्या बात समझ में आ रही है? और नॉट अलाउड क्या हो जाएगा? कैपिटल रिपेयर। नॉट अलाउड क्या हो जाएगा? कैपिटल रिपेयर। यहाँ पे सेक्शन 30 और 31 आपका होता है। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट, कल एक बार रीड भी करा दूंगा 30 31, एक बार होमवर्क दे रहा हूँ, रीड भी करके आ जाना, ठीक है क्या? अभी इसकी स्क्रीन बंद हो गई है। कल हम क्या करेंगे? कल हम सेक्शन 32, सेक्शन 32 या एक सेकंड रीड कर लें क्या? लाओ बुक दो ना, 2 मिनट, इसको अभी करा ही देता हूँ ना। बुक दो। 30 31 मेरे पास स्क्रीन में नहीं आएगा, लेकिन आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर बता दे रहा हूं। सेक्शन 30 क्या बोल रहा है? सेक्शन 30, दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट। दिस सेक्शन अलाउज deduction in respect of rent, rates, taxes, repairs and insurance of building that are used by the assessee for the business or profession। अंडरलाइन कर देंगे स्पेसिफिकली 30 ने किसकी बात करी है? बिल्डिंग की। किसकी बात करी है? बिल्डिंग की। दिख रहा है क्या? प्रॉपर्टी पार्टली यूज, प्रॉपर्टी इज पार्टली यूज, द डिडक्शन विल बी प्रोपोर्शनेट टू यूज। जितना आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो उतना क्या हो जाएगा? आपको अलाउ हो जाएगा। पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सबलेट, इन केस द प्रॉपर्टी सबलेट, द डिफरेंशियल रेंट पेड माइनस रेंट रिकवर्ड वुड बी अलाउएबल एज डिडक्शन। मतलब ये प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे ले रखा है, मैं रेंट पे कर रहा हूं 50,000 रुपए और मैंने सबलेट कर दी 10,000 रुपए में, तो नेट रेंट में कितना पे कर रहा हूं? 40,000 रुपए। तो मेरे को कितना एक्सपेंस अलाउ होगा? 40। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितना खर्चा हो रहा है उतना अलाउ होगा। इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। खुद कर रहे हो तो नहीं अलाउ होगा। वही मैंने बताया लैंडलॉर्ड वाला। रिपेयर ऑफ द प्रीमाइस, रिपेयर अंडरटेकिंग वेदर एज ओनर और टेनेंट अलाउड। एक्सपेंस रिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्सेस, रेट्स, इंश्योरेंस इनकर्ड बाय द एससी फॉर द प्रॉपर्टी इज आल्सो अलाउड। क्या बात समझ में आ रही है? डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, ये आप रीड कर लोगे, बेसिक कहानी है। हाँ या ना फटाफट बोलो। 31 में क्या बोला है? सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस और करेंट रिपेयर्स ऑफ इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा यहां क्या बोला है? करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। रेंट बोला क्या? नहीं। तो बाजू में लिख दो पेंसिल से रेंट इन सेक्शन 37 और वहीं पे रेंट की बात लिख लो, ताकि जब भी पढ़ोगे तो यहीं यहीं पे क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। जो मैंने चार्ट बनाया था वो बना लेंगे सब लोग, अलाउड नॉट अलाउड वाला। हाँ या ना फटाफट बोलो। यूसेज, हाँ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं याद से, ठीक है। यूसेज ऑफ द एसेट अलाउएबल इज फुल इवन इफ यूज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। रिपेयर, करंट रिपेयर डिडक्शन इज अलाउड, हाउएवर कैपिटल रिपेयर नेचर इजंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू द इंश्योर अगेंस्ट रिस्क ऑफ द लॉस ओनिंग टू डैमेज डिस्ट्रक्शन, इतना है। तो वो सब क्या है? ओनली इफ दीज प्रीमियम्स आर पेड या पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस साल का जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम वो क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। हाँ यानी फटाफट बोलो। क्या रेंट की बात करी? नहीं। रेंट की बात कहां कही है? सेक्शन 37। तो लिख दो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड इफ पेड एज टेनेंट, इफ पेड एज टेनेंट। ओनर को अलाउड नहीं होता है। और ब्रैकेट में लिख देना सेक्शन 37 ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। हाँ या ना बोलो। फिर क्या बोला? द assessee is entitled for deduction in respect of repairs and insurance of these assets only if these assets have been actually used for the purpose of business of the assessee during the accounting year। ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह कब अलाउ होगा? अगर उस असेट को आप क्या कर रहे थे? बिजनेस में यूज कर रहे थे। समझो ना, मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और मेरी गाड़ी पर्सनल गाड़ी है
और उसका एक्सपेंस अलाउ करने बोल रहा हूं, तो क्या अलाउ होगा? नहीं, बिजनेस एक्सपेंस ही अलाउ होगा ना। जो बिजनेस की कार है वो अलाउ हो जाएगी, लेकिन जो मेरी पर्सनल कार है उसका इंश्योरेंस वगैरह अलाउ नहीं होगा। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। अगला सेक्शन, सेक्शन 32 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे पीजीपीपी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा बड़ा, और यही वहां पे भी था, कहां पे? कैपिटल गेन में छूटा हुआ ना, ब्लॉक कॉन्सेप्ट। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने बोला था यहाँ पे कराऊंगा, तो पहले मैं और देखो इसके इलस्ट्रेशन भी अच्छे खासे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो कल ये अपन सेक्शन 32 पूरा कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। आज की सभा को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।